आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सब एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल से स्वागत है आपका। तमाम शहर की आंखों में आंसू हैं मगर हाकिम कह रहा है सब ठीक ठाक है। आज वार्ता करते हैं उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, विपक्ष के एक बड़े नेता, उत्तर प्रदेश मजदूर सभा, समाजवादी मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम गोपाल पुरी जी से। जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। नमस्कार। सर, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन का फेल्योर हर स्तर पर दिख रहा है, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में स्पष्ट लिखा है कि हमको जीने का अधिकार है, और जीने के अधिकार की गारंटी जिसमें ये लिखा है वो है भारत का संविधान। और भारत के संविधान कि जो आदमी शपथ लेके सरकार चलाता है, ये उसकी ही जिम्मेदारी है कि हमको जीवन के जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रदान करे। जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें ऑक्सीजन, दवा, अस्पताल और हमारी हेल्थ की केयर, ये पूरी तौर पर शामिल है। और इस सरकार ने अपनी नासमझी से, बगैर किसी योजना के, बगैर किसी मॉनिटरिंग के, जब हम पहले भी भारत लोग जानते नहीं हैं मगर मैं आपको जानकारी आपके माध्यम से देना चाहूँगा, भारत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन केंद्र है। हम जब ऑक्सीजन बना रहे थे तो पहले भी निर्यात करते थे। हम 4200 मैट्रिक टन जो है 42 लाख मैट्रिक टन गैस देते रहे हैं, मगर जैसे ही जनवरी फरवरी में हमने उसको 9300 मैट्रिक टन कर दिया। मैट्रिक टन गैस हमने दूसरे देशों को दे दिया। क्यों? केवल इसलिए कि हम स्वयंभू नेता बन जाएं, हमारी छवि चमके। इसके बाद जब हमारे यहाँ ये वैक्सीन हमारे हिंदुस्तान में जब बनी तो इस वैक्सीन के जितना उत्पादन होता था तो उस उत्पादन को भी हमने बाहर देशों को दे दिया, ताकि जो है हम स्वयंभू नेता की तरह, बड़े दानदाता कर्णवीर की तरह मोदी जी की छवि निखरे। इसलिए हमने उसको खूब दान किया। दान देने के बाद जब मार्च से हमारे इस देश में एकदम से यह हमला बोला महामारी ने, तो हमारे पास न गैस थी, न हमारे पास सिलेंडर थे उसके, न हमारे पास कोई वैक्सीन थी, क्योंकि वैक्सीन हम निर्यात कर चुके थे। वैक्सीन की कमी हो गई। ये सब निर्यात के कारण हुआ। पिछले साल जब ये कोरोना का महामारी आई थी, उसके बाद से दुनिया के तमाम देशों ने अपने तमाम शोध किए, तमाम व्यवस्थाएं की। उनमें बड़े बड़े 18 मुल्क भी हैं जिन्होंने अपने यहाँ कोरोना के हर तरीके के उपचार का इंतजाम कर लिया, मगर हमारे इस देश की सरकार ने कोई उपचार नहीं किया। उपचार तो छोड़िए, जब इन्होंने दिसंबर में एक कमेटी बनाई, भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई इसकी जांच के लिए कि इसके क्या वाइफरकेशन होंगे, क्या इनकी परिस्थितियां आएंगी, उसका चेयरमैन था हैदराबाद IIT का चेयरमैन। उस आदमी ने ये रिपोर्ट की मार्च से पहले ही, फर्स्ट वीक में, कि इतनी ज़बरदस्त महामारी आने वाली है कि प्रतिदिन 4 लाख लोग नए केस आएंगे और महामारी का स्वरूप बहुत खतरनाक होगा। मगर हमारे इस देश की सरकार ने बंगाल के चुनाव में इतनी व्यस्तता कर दी, पूरी भारत सरकार, पूरी इकोनॉमी, पूरा PM केयर फंड सब वहाँ झोंक दिया ताकि एक महिला को हम जीत सकें। ऐसी सरकार जो नारी सुरक्षा की बात करती है, एक नारी को हटाने में पूरी सरकार लगा दी। केवल मिलिट्री बची थी, बाकी सब लगा दिया, वहाँ भी धराशायी हो गए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया के 18 मुल्कों ने 300 टन मेडिकल सामग्री, जो आपदा में काम आने वाली चीज़ है, इंसुलेटर, दवाइयाँ, बेड, ऑक्सीमीटर, ये सब भेजें 300 टन, जो सरकार के दिल्ली एयरपोर्ट में पड़े हुए हैं। उन जहाज़ों से निकाल के बाहर रखने के बाद उनकी पैकिंग तक नहीं खुली, डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत बात की बात। 1 लाख आदमी प्रतिदिन उससे प्रभावित हो रहा है और कम से कम 40 से 50 हज़ार आदमी मर रहा है, और ये पूरे देश में इसका वितरण हो जाना चाहिए था। पूरा देश नहीं जानता होगा कि ऑक्सीजन पर भी 12% GST लगाई है इन्होंने। ऑक्सीजन जो हमारा फंडामेंटल राइट है और ये मुफ्त में मिलना चाहिए, उस पर टैक्स 12% है। दुनिया के लोग हमें दे रहे हैं, हम 12% टैक्स लगा रहे हैं। राज्यों का
भेदभाव मत करिए। भारत का नागरिक एक है, देश के प्रधानमंत्री आप हैं, पूरे देश के हैं, चाहे वह तमिलनाडु का हो, कर्नाटक का हो, केरल का हो, यूपी का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री। आप अगर ये भेदभाव करेंगे तो आप संघीय ढांचे पर चोट करेंगे। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो संघीय ढांचा है। आज की तारीख में लोगों की आवश्यकता दवाई, ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर और जो अन्य इसके इलाज हैं, आज की तारीख में ज़रूरत उस बात की है। हम अगर आज की तारीख पर सड़क पर निकल के इस सरकार का विरोध करेंगे, सरकार का विरोध तो जनमानस ने तय कर लिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया पंचायत के चुनाव में। तो ये सारे लोगों ने मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग का तो काम बिल्कुल धराशायी कर दिया। जो हमारे साइंटिस्ट कहते थे उन सब की बातों को धराशायी करते हुए इस देश की सरकार ने कोरोना को बढ़ाने में पूरी जोर लगा दिया। पूरा जोर बंगाल में नहीं, पूरा जोर कोरोना को बढ़ाने में लगा दिया। प्रतिदिन आज की तारीख में कम से कम 10 लाख आदमी मर चुका होगा, 10 लाख आदमी मर चुका होगा। ये और सरकार कह रही कि हमारे यहाँ तो 1 लाख कभी आंकड़ा ही पार नहीं हुआ। सरकार हर चीज़ झूठ बोलती है, केवल और केवल झूठ, इसके अलावा कोई काम नहीं। अस्पतालों में कोई कमी नहीं, लोग तड़प के मर रहे हैं। आपके ही चैनल के लोग दिखा रहे हैं, लोग सड़क पर ही मरे जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लखनऊ का डीएम कह रहा है कि अब तो ऐसी स्थिति आ गई कि लोग सड़कों पर मर रहे हैं। सांसद उनके चिट्ठी लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के ही सांसद लिख रहे हैं कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। एक विधायक 3 मर गए भारतीय जनता पार्टी के, उनको उपचार नहीं मिल पाया। सरकार की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, अस्पताल है नहीं। हिंदुस्तान का ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जिसने मुर्दों को लाइन में लगवा दिया। राम राज्य के क्या मतलब था, जहां हर आदमी को बोलने की आज़ादी थी। राम ने एक धोबी ने कह दिया तो उन्होंने अपनी औरत को छोड़ दिया, सीता जी को, सीता माता को छोड़ दिया था। हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी इतनी ज़बरदस्त है कि आपके ही टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि योगी ने कहा कि अगर किसी आदमी ने ये दिखाया तो उस अखबार की और चैनल की खैर नहीं है। तो ये राम राज्य वाले, ये तो रावण राज्य से भी बदतर है। प्रशासनिक विफलता के लिए आप सीधे सीधे किसे जिम्मेवार ठहराते हैं? अरे जिम्मेदार साफ साफ है इस देश का प्रधानमंत्री, जो उनका प्रधान है। मैंने एक सवाल पूछा कि ये जो एम्बुलेंस पकड़ी गई, वो एम्बुलेंस तो सांसद निधि से दी गई है। सांसद निधि उनके बाप की थोड़ी थी, सांसद निधि इस देश के टैक्स पेयर की है और गरीब जनता की है। इस लॉकडाउन में मार्च से अब तक 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ये सरकार नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ILO कह रहा है 1 करोड़ 8 लाख लोग अब तक बेरोजगार हो चुके हैं। इस मार्च से 3 महीने तक में 1 करोड़ 3 लाख लोग जब बेरोजगार हो जाएंगे, और जहां मनरेगा की स्थिति है, आप अखबार पढ़ लीजिए, सरकार कह रही है कि मनरेगा में लोग आ नहीं रहे हैं। ये जो महामारी है अब ये ग्रामीण अंचलों में बहुत तेज़ी से फैल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग महाराष्ट्र, सूरत से लोग अपने अपने घर गांव जा रहे हैं। अब गांव में जब जाएंगे, वहां रहेंगे, मनरेगा में काम है नहीं। ये मजाक उड़ाते थे, संसद में कहा कि वो गड्ढे भरने का काम आप करवा रही कांग्रेस। आज वही मनरेगा की योजना लोगों को काम दे रही थी, अब लोगों को काम में इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वहाँ पेमेंट मिलता नहीं है। जब पेमेंट नहीं मिलेगा, आदमी को भूख रोज लगती है, रोज मेहनत करता है तो रोज पेट भी भरना होता है। बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी है। अंत में हम एक अंतिम सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि इस दौर में विपक्ष की जो कि एक अहम भूमिका रखता है, क्या वो अब सरकार के खिलाफ लामबंद होगा? देखिए, हम सरकार के खिलाफ पहले भी लामबंद थे, आज भी हैं। हमारा काम है सरकार को और शासन को उनकी समस्याओं का आईना दिखाना। आईना दिखाने का काम विपक्ष पूरी तौर पर कर रहा है। आज की तारीख पर अगर हम सड़क पर कोई आंदोलन करेंगे तो जनता हमें भी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि आज ज़रूरत उसको सहयोग की है, उसको ऑक्सीजन की है, उसको रेमडेसिविर की है, उसको ऑक्सीजन और वैक्सीन की ज़रूरत है। अगर हम सड़क पर उनकी विफलताओं का डंका पीटने निकलेंगे तो लोग हमको भी माफ़ नहीं करेंगे, मगर जनता 5 साल में एक दफ़े जवाब देती है। इस सरकार को आप इंतज़ार करिए, 8 महीने उत्तर प्रदेश के हैं, 8 महीने में बंगाल से बुरी पोजीशन न हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे कार्यकर्ता को राजनीति करने का कोई मायने नहीं है। इस सरकार को उखाड़ फेंकना ही इस उत्तर प्रदेश की जनता का संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राम गोपाल पुरी जी। और विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है, आने वाले समय में निश्चित रूप से हम इनकी काफ़ी सक्रिय भूमिका देखेंगे। और हम साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे अंत में कि हाकिम ने
जिस तरह से आज का दौर चल रहा है, हाकिम ने मातम का नाम जश्न रख दिया और जनता रो रो कर मातम मना रही है। और इसके पीछे पूरी तरह से हम कह सकते हैं प्रशासनिक विफलता सीधे सीधे शासन को जाती है और शासन अपनी नाकामी छुपा नहीं सकती है। आपकी क्या राय है वो नीचे जो कमेंट बॉक्स में हमको राय दें, और इससे संबंधित आपकी जो भी राय होगी वो सीधे सीधे एक सामाजिक चेतना का काम करेगी, जागरूकता काम करेगी। और आने वाले समय में निश्चित रूप से जो सरकार आप चुनेंगे वहीं आपका भविष्य भी तय करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।